हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं उन सभी लोगों के लिए जिनका पेपर है 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल को जिन लोगों का पेपर है, लेक्चरर की स्क्रीनिंग परीक्षा जिन लोगों की होने वाली है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। पहली चीज तो देखेंगे कि भाई आपके पास टाइम बचा है, ऑलमोस्ट आपके पास अब बचा है 2 महीने का टाइम बचा है, 60 दिन आपके पास बचे हैं। इन 60 दिनों में भी कभी होली है, कभी शिवरात्रि है, कभी कुछ है, कभी आप लोग बिजी होंगे, कभी कुछ होगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो केवल 60 दिन फिर भी मोटा मोटी हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास 60 दिन है। अब इन 60 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज़ देखेंगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तीसरी चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें कि आपको बुक लिस्ट कौन सी रखनी है। बुक लिस्ट भी अलग अलग होती है, क्योंकि आप शुरुआत में अगर पढ़ रहे तो अलग बात है, फिर आप थोड़ा सा मिड में पढ़ते हैं तो फिर आपको शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, फिर लास्ट में पढ़ रहे होते हैं तो फिर तो बहुत ही शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ती है। पैटर्न कैसा रहता है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवी चीज़ देखेंगे कि पिछले साल का पेपर कैसा था, PYQ कैसे थे इसके। फिर इसके बाद छठी चीज़ देखेंगे कि इसमें आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सारी चीज़ें एक एक करके इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में 5 चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक। पहली चीज़ है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी कि आपकी अभिरुचि है भी कि नहीं है पढ़ाने में, उसको देखने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इसका बहुत सरल टाइप का है, बहुत हार्ड टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था, राधाकृष्ण आयोग, मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग, सारे आयोग जो हैं आपने बीएड में एक बार पढ़े होंगे। उसके बाद अगर आपने बहुत डीप पढ़ा है, आधुनिक भारत बहुत डीप पढ़ा है, आधुनिक भारत का इतिहास बहुत डीप पढ़ा है, तो उसमें आप लोग एक शिक्षा व्यवस्था वाला पूरा चैप्टर होता है, स्पेक्ट्रम में भी दिया गया, उसको भी पढ़ते हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। उसमें राधाकृष्ण आयोग दिया गया है आपका, मुदलियार नहीं दिया, कुठारी आयोग शायद दिया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिया गया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुदान संधान संस्थान प्रशिक्षण संस्थान दिया गया है, आदि आदि चीज़ें दी गई हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यह आपकी वैसे भी काम आती है, जीएस में भी कई बार पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें, यानी कि ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ये थोड़ा सा पेपर टफ आता है, जो टीचिंग अभिरुचि वाला होता है उसके क्वेश्चन थोड़ा टफ आते हैं, पिछले साल को हम लोग देखेंगे। लेकिन फिर भी ये मान के चलो अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसमें 40 में से 30 नंबर तो आराम से मारता है, ठीक है। अगर आप इसमें कमज़ोर हो फिर आप बहुत पीछे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि भले ही आप कमज़ोर होगे, लेकिन बाकी बच्चे जो हैं, जो आपके साथ बीएड किए हुए हैं या अन्य बच्चे हैं, वो इसमें बहुत अच्छे होते हैं और इसको 2-3 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, बीएड में भी पढ़ा, उसके बाद भी पढ़ा, तो आराम से 40 में से 30-35 मार्क्स भी मार देते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद अगला अगला जो है सामान्य अध्ययन, जो कि 35 नंबर का होगा। जो आपका टीचिंग अभिरुचि है उसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना उसको, क्योंकि 40 नंबर का है, सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का है। इसका वेटेज कम है, 35 नंबर का है सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन का लेवल आप देखोगे ना, लेवल अगर आप इसका देखोगे तो बहुत ही हल्का लेवल है, बहुत लाइट टाइप का है, बहुत ही लाइट वेटेड है, ठीक है। ये हैवी वेट नहीं है, बहुत लाइट वेटेड है। पिछले साल का आप देखोगे तो आपको पिछली बार का पेपर जो जीएस वाला था वो मॉडरेट टाइप का मिलेगा, ठीक। मतलब इजी तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट टाइप का था, बहुत मॉडरेट टाइप का था, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं थे। कुछ क्वेश्चन उसमें थे, एक आध दो क्वेश्चन, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस को हम देखेंगे 35 में से कम अगर हम 7-8 क्वेश्चन को हटा दें तो 20 से 22-23 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते थे, आसान क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अगर आपने लुसेंट पढ़ी है तो लुसेंट के लेवल का ही आता है। आपको ध्यान रखने की बात है कि ये स्क्रीनिंग परीक्षा है, यानी कि केवल स्क्रीनिंग करनी है, तो इसमें बहुत हाई फाई टाइप के नहीं आएंगे। केवल यही देखना है कि भाई आप मेंस देने लायक हो कि नहीं हो। उसने यहाँ पे प्री शब्द का भी यूज नहीं किया, उसने प्री शब्द का भी यूज नहीं किया, उसने क्या कहा, स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि केवल स्क्रीनिंग करनी है, केवल छांटना है, केवल छटनी होनी है, हल्का पेपर देना है। इसीलिए प्री होता तब भी एक पेपर का लेवल होता, लेकिन स्क्रीनिंग पेपर है तो हल्का पेपर होगा, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब हल्के का मतलब क्या है कि आप इस बार का यूकेपीएससी का एसआई का पेपर देखना, और यूकेपीएससी ने पिछले 5 सालों में जो भी पेपर कराए हैं उन सारे पेपर के पीवाईक्यू लगा लेना। यहाँ पे पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है। जैसे आप अपर पीसीएस दोगे, लोअर पीसीएस दोगे, तो वहां पे पीवाईक्यू हो सकता है 2-3-4 क्वेश्चन फंस जाए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पीवाईक्यू फंसेंगे, भले ही वो आपका टीचिंग एबिलिटी हो, भले ही वो आपका जीएस हो। तो इसीलिए पिछले 5 साल के सारे पेपर आप लगाकर जाना, ऐसी कोशिश करना, यानी कि 5 साल में पिछले साल का अपर, पिछले साल का लोअर, पिछले साल का एफआरओ जिसमें जीएस के क्वेश्चन आए होंगे, इस साल का जो आपका पीसीएस हुआ था,
बीच में जो आपके पेपर इसने लिए थे आयोग ने, जैसे एसआई वैसा का पेपर बीच में लेता रहता है, आरओ के पेपर होते रहते हैं इसके, तो ये सारे पेपर एक बार लगाकर चले जाना। पीवाईक्यू का मतलब है इनको देख लेना सबको। पीवाईक्यू का मतलब केवल ये नहीं कि लेक्चरर के ही पेपर देखने, पिछले साल का लेक्चरर का पेपर देखा और उसके बाद चले गए, वो केवल वो तो देखना ही देखना है, उसके अलावा ये 5-6 पेपर जो भी हैं वो देखने, कुल मिलाकर शायद मेरे ख्याल में मैक्सिमम 10 पेपर होंगे, 10 पेपर देखकर जाना। इसमें से आपके 10-12 प्रश्न तक फंस जाएंगे, डायरेक्ट फंसेंगे तो ठीक है, इनडायरेक्टली तो फंस ही जाएंगे 10-12 क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको देखकर जाना। लेवल पेपर का पिछली बार के मुकाबले काफी अच्छा होगा, लेकिन पीसीएस वाला नहीं होगा, उससे हल्का होगा, तो मॉडरेट टाइप का पेपर इस बार भी होगा। जीएस का जो मतलब हाल है, जीएस का जो रूप होता है वो थोड़ा ठीक ठाक टाइप का होता है। उत्तराखंड इसमें इजी पूछता है, बट जीएस इसमें ठीक पूछेगा। अब जीएस कहां से पढ़ें, तो जीएस वही वाली बात है कि लुसेंट से पढ़ लेना। लुसेंट, बस लुसेंट के ऊपर मत जाना, लुसेंट काफी है। लुसेंट को शुरू से लास्ट तक रट डालो, वन लाइनर आती है या बर्नवाल साहब की वन लाइनर, वो रट देना, उसमें आपका काम चल जाएगा। या तो बर्नवाल साहब की उसको रटो या फिर आप लुसेंट रटो, उनसे आपका काम चल जाएगा। बहुत हाई फाई दौड़ने की जरूरत नहीं है, 60 दिन में आराम से लुसेंट भी हो जाएगी। अगर बर्नवाल साहब पढ़ते हो तो बर्नवाल की किताब भी हो जाएगी। चीजें क्या पूछी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, यानी कि आपका करंट अफेयर पूछा है। अब करंट अफेयर में क्या पढ़ोगे, करंट अफेयर में 2-3 चीजें पढ़ लेना। पहली चीज तो है स्पीडी पढ़ोगे तो स्पीडी पढ़ लेना, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज इसके साथ क्रॉनिकल ले सकते हो, या फिर आप अपना परीक्षावाणी की आती है एक, सॉरी घटना चक्री, परीक्षावाणी नहीं, घटना चक्र की आती है दूसरी, घटना चक्र, क्रॉनिकल, स्पीडी, अरिहंत, कोई भी मैगजीन उठा लेना जो वार्षिक टाइप की है, ऐसी 2 मैगजीन्स को उठा लेना, काम चल जाएगा, ठीक है। कितना पुराना पढ़ना है इसमें करंट अफेयर, करंट अफेयर आपको बहुत ज्यादा पुराना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में 7 महीने का करंट अफेयर बहुत है। 7 महीने करंट अफेयर का मतलब अप्रैल में तो आपका एग्जाम है ही है, तो मार्च का पढ़ना, फरवरी का पढ़ना और जनवरी का पढ़ना, जनवरी का और दिसंबर का, ये 4 तो ऐसे हैं कि रट देना। इसमें जितनी घटनाएं होंगी उसको बिल्कुल अच्छे से रट देना। आपका 70 to 80% यहीं से पूछा जाएगा। मार्च, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी और दिसंबर का, जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का 4 महीनों से ही आपका 70-80% पूछा जाएगा। उसके बाद एक बार सरसरी निगाह से आप नवंबर को देख लेना, अक्टूबर को देख लेना और सितंबर को देख लेना, यानी कुल मिलाकर 7 महीने का पढ़कर जाना, ठीक है। 7 महीने से पुराना भी पूछ रहा है। अभी पिछले पेपर में मैंने देखा था कहीं कहीं पे उसने 1-1, 1.5, 2-2 साल पुराने भी फैक्ट पूछ दिए, लेकिन इतना हम पढ़ेंगे तो फिर हमारे पास टाइम कहाँ बचेगा। हम 2 साल पुराना निकालने लगे तो फिर तो बात ही क्या होगी ना, फिर तो बहुत हार्ड हो जाएगा, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेन चीज ये है, केवल आप क्या करना कि इन 7 महीनों का पढ़ लेना, जिसमें इन 4 महीनों पे 100% फोकस करना, और इन पर अगर 70-60% भी फोकस करोगे तब भी काम चल जाएगा। मेनली यहीं से आ रहा है करंट अफेयर आजकल। इसके अलावा भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है, वही लुसेंट से पढ़ लेना। भारत के इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपका आजकल पहले नंबर पे मराठा चल रहा है। पिछली बार भी यहाँ से शायद क्वेश्चन आया था, इसमें क्वेश्चन पूछा था कि शिवाजी से पहले गोरिल्ला युद्ध किसने स्टार्ट किया था, वाला क्वेश्चन शायद आया था। दूसरा आपने ये पढ़ लिया, मराठा पढ़ लिया, इसके बाद मुगल पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, मुगल से क्वेश्चन पिछली बार में से काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है आपने इसमें एक और चीज़ जो है गुप्तास पढ़ लेना, गुप्त वाला पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। चौथी चीज़ जो है आपका इसमें मौर्य काल पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। फिर पांचवी चीज़ क्या है, गांधीयन एरा पढ़ लेना है, गांधी वाला पोर्शन पढ़ लेना। गांधी वाला मतलब जो आंदोलन थे गांधी जी के, वहां से प्रश्न आपके बन रहे हैं, वहां से प्रश्न आ रहे हैं। तो मोटे मोटे मैंने 5 टॉपिक आपको बताए, इन 5 से तो पढ़ ही लेना 5 को अच्छे से, बाकी भी चैप्टर आप देख लेना। अगर पिछले साल के पेपर देखोगे तो आपको हल्का फुल्का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें क्या पूछता है, इसमें बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें आती हैं, बहुत हार्ड नहीं। कौन सी नदी सबसे लंबी है, कौन सी छोटी है, प्रायद्वीप की लंबी नदी कौन सी है, आदि आदि, यानी कि जो लुसेंट में थोड़ा बहुत फैक्ट दिए हैं उन फैक्ट को एक बार देख लेना। बहुत हार्ड जाने की जरूरत इसमें नहीं है, एक बार एमसीक्यू लगा लोगे ना, जो लुसेंट की एमसीक्यू वाली बुक है वो लगा लोगे तो बहुत हो जाएगा, उतना तो आराम से 60 दिन में कर ही सकते हो। प्राकृतिक संसाधन प्रकार, नियोजन, संरक्षण एवं संवर्धन इत्यादि इत्यादि। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन होंगे, अच्छे से पढ़ लेना। कहाँ से, लुसेंट से ही पढ़ना, आपको पता है कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। मेनली आपके जो प्रश्न बनते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट से कोई प्रश्न पूछ सकता है, राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न कोई पूछ सकता है, आदि आदि। कैग वैग के प्रश्न इस बार पूछ सकता है। मैंने इस बार कहा था कि कैग आ सकता है, तो कैग का आपका नहीं पूछा उसने, यूकेपीएससी मेंस में मैं सोच रहा था आएगा, बट आया नहीं। आप इसमें पढ़ लेना, इसमें क्या पता कैग को पूछ ले, ठीक है। आगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, नियम, अधिनियम और क्रियान्वयन इत्यादि। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान का मतलब सामान्य विज्ञान ही है, बहुत हार्ड विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत हार्ड इसमें पेपर नहीं पूछा जाएगा। पर्यावरणीय विकास और राष्ट्रीय आय की अवधारणा, यानी कि आपने जीडीपी वीडीपी पढ़ लेना कि जीडीपी वीडीपी चीज क्या होती है। और अधिकतर जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, यानी कि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनेंगे, करंट बेस्ड बनेंगे। आपका इको
इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस, और इकोनॉमिक्स और साइंस। इन 3 के जो क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे, अगर मान लो 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 में से करीब 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट से होंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अपरंपरागत मत पढ़ना, करंट पढ़ लोगे तो वहीं पे ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपके करंट से ही हो जाएंगे। अगर नहीं पढ़ा अभी तक तो छोड़ भी सकते हो, इनके लिए केवल करंट पढ़ लेना बहुत है, करंट से काम चल जाएगा। क्योंकि 60 टॉपिक यहाँ पे, इन 60 टॉपिकों से इसने 35 क्वेश्चन देने हैं आपको, फिर ये 3 टॉपिक हो जाते हैं, तो 10 टॉपिक हो जाते हैं, 10 में से 35 देने, यानी कि एक में से कितने आएंगे, एक में से मोटा मोटी अनुमान लगा लो 3.5 क्वेश्चन एक में से आने की उम्मीद है। अब एक में से 3.5 क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो नाप के देगा कि एक में 3.5 दे रहा है, एक में 2 दे रहा है। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, यहाँ से आपके 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर फिर लास्ट में ये जो बचते हैं 3 टॉपिक, इनमें से देने के लिए कम बचता है, ठीक है। तो इसीलिए आप 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ लेना। हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना, ज्योग्राफी को पढ़ना और पॉलिटी को पढ़ना। यहाँ से आपके कुल मिलाकर 14-15 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। और उसके बाद करंट के करीब 8 क्वेश्चन करंट के, मान लो 23 क्वेश्चन हो गए, बाकी 7 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं आपके। इन 3 टॉपिक से 7 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी अच्छे से पढ़नी है। इनको हम हल्का हल्का देखकर भी चले जाएंगे तो काम चल जाएगा। आगे उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, ये जो टॉपिक है ये उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान है। इसके सिलेबस को देखकर कंफ्यूजन है, थोड़ा सा सिलेबस को समझेंगे इसका। पहली बात तो ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, किसने मुझसे पूछा कि सर इसमें क्या है कि राजवंश लिखे हैं, यानी कि डायनेस्टी लिखी है, और कौन सी लिखी है, कुलिंद, पौरव और कत्यूरी लिखी है। क्या 3 ही पढ़ना है, बाकी हम छोड़ दें? बाकी नहीं छोड़ना है। इसने लिखा 3 है, लेकिन समझना इसको सब कुछ है। 3 लिखे हैं इसने भले ही, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको पढ़ना सभी कुछ है, 3 से काम नहीं चलेगा। फिर थोड़ा सा नीचे आते हो, मध्यकाल आता है, मध्यकाल में आपको कत्यूरी, चंद और पंवार भी मिल जाते हैं। तो सारे के सारे ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गोरखा काल आ गया, ब्रिटिश काल आ गया, स्वाधीनता आंदोलन आ गया। फिर उसके बाद उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि आदि। तो इतिहास आपके यहाँ पे खत्म हो जाता है। इतिहास का आपके पास टॉपिक क्या क्या है इतिहास के, ये देखिए, इतिहास के आपके पास 3 टॉपिक इसने दिए हुए हैं, ठीक है। 3 टॉपिक दिए हैं, लेकिन समझना इसको बहुत है, कम शब्दों में ज्यादा बात इसने कह दी है। पढ़ना क्या है, पढ़ना है परीक्षावाणी। बीएस नेगी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, परीक्षावाणी पढ़ोगे तो उससे काम चल जाएगा। पिछली बार आया था, जैसे डोला पालकी वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, हल्के हल्के क्वेश्चन आए थे, मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन पिछली बार नहीं थे। इस बार भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होंगे। इवन जो उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछता है, यूकेपीएससी पूछता है, वो पीसीएस के एग्जाम में भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ पे ग्रुप सी वाला मामला नहीं है कि ग्रुप सी वाला पूछ दे कि पिथौरागढ़ में जो पहला पत्थर लगा था महल के अंदर वो कहाँ से लाया गया था, ठीक है। यहाँ खगमरा का किला बनाया भीष्मचंद ने, तो उसने खगमरे के किले में जो पहला द्वारपाल था उस द्वारपाल का नाम बताओ। इस तरह के प्रश्न कहाँ आते हैं आपके, यूके SSS में आते हैं, वहाँ पूछता है इतना डीप। यहाँ ऐसा नहीं पूछेगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो केवल परीक्षावाणी से पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। परीक्षावाणी वाला ही टाइम है भी, इतना टाइम नहीं कि बीएस की पढ़ी जाए, तो इतना काम आपका चल जाएगा। और स्क्रीनिंग परीक्षा है तो हल्के प्रश्न आएंगे। उत्तराखंड को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत उत्तराखंड में नहीं है। अब जीएस में तब भी कर लेना, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद 3 उसमें इसने निपटा दिया। अगला प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, जल, वन्य जीवन संरक्षण, पार्क, अभ्यारण्य, खनिज, पशुपालन, कृषि एवं बागवानी, ये पढ़ लेना। यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न आपके पक्का आने की उम्मीद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। यहाँ से आपका अभ्यारण्य वाले आते हैं, यानी कि आपका नेशनल पार्क आता है। पिछले 10 साल में मुझे बताओ कोई ऐसा एग्जाम जहाँ पर नेशनल पार्क से, सेंचुरी से या उत्तराखंड के जंगलों से प्रश्न ना आया हो। तो हर जगह क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेना। कम है मेरे ख्याल में 5-6 सब पेज हैं इसमें परीक्षावाणी में। 5-6 पेजों को पढ़ लोगे तो आपके 4-5 नंबर का काम बन गया, ठीक है। इसके अलावा ISFR की रिपोर्ट देख लेना, यानी कि नई वाली परीक्षावाणी अगर लेना चाहो तो उसको ले लेना, या नई वाली BS की आएगी तो, अभी तो नहीं आ रही है, अगर आएगी तो उसको आप ले सकते हो। राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य, राज्य, जनपद, तहसील आदि, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। पिछले सालों में कम प्रश्न बनते थे, अब थोड़ा सा ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो देख लेना कि पहली विधानसभा कब से कब तक थी, दूसरी विधानसभा कब से कब तक थी, पहला मुख्यमंत्री कौन था, पहला जो आपका राज्यपाल है वो कौन था, पहला जो ये था आपका क्या कहते हैं उसका एडवोकेट जनरल था वो कौन था, आदि आदि सारे के सारे देख लेना। यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। उत्तराखंड में कुल कितनी तहसीलें हैं, पौड़ी में कितनी तहसीलें हैं, सबसे ज़्यादा तहसील कहाँ पे है, सबसे कम तहसील कहाँ पे है, आदि आदि चीज़ें देख लेना। नई जैसे कोशियो कटौली बनी थी आपका, उसके बारे में देख लेना, उसका नाम चेंज किया गया, आदि आदि वो सब चीज़ें देख लेना। शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रीति रिवाज, वन उत्सव व मेले इत्यादि। तो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है केवल संस्कृति में पढ़ लेना, गहने पढ़ लेना, कौन कौन से गहने चलते हैं, कौन कौन से गीत चलते हैं, कौन कौन से नृत्य चलते हैं, 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट, उनको देख लेना। प्रशिक्षण संस्थान का बता रहा है, अगर आप जिले पढ़ रहे हो डिटेल में तो वहाँ पे आपको प्रशिक्षण संस्थान मिल जाएंगे। अदरवाइज प्रशिक्षण संस्थान आप
जब भी पढ़ोगे तो उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पढ़ना। पहले जैसे हरिद्वार पढ़ लिया, हरिद्वार में कौन कौन से हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ लिया कि 10 हैं यहाँ पर को। फिर देहरादून है, देहरादून में सबसे ज़्यादा हैं, देहरादून में मान लो 20 हो गए। फिर उसके बाद चंपावत में 3 हो गए। ऐसे ऐसे करके उनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाना, उसके बाद लिस्ट बना लो, अपने खुद के नोट्स बना लो इसके प्रशिक्षण संस्थान के। 2 प्रश्न शायद आ सकते हैं इससे। उत्सव मेले आदि अगर आ गया तो एक प्रश्न कोई आ गया तो मेलों को सरसरी निगाह से देख लेना, बहुत डीप घुसने की जरूरत नहीं है। प्रमुख आंदोलन, कुली बेगार आंदोलन, जिससे प्रश्न बनने की संभावना आपका 0 सन्नाटा है, नहीं बनेगा। डोला पालकी पिछली बार पूछ लिया है तो नहीं बनेगा। वन आंदोलनों से प्रश्न आपके आ रहे हैं, जैसे आपका इस बार पूछा था एक क्वेश्चन आया था इसमें, ऐसा में भी आया था, अब कुछ नाम था, डूंगर पैंतोली कौन सा आंदोलन जिसमें बांझ के जंगलों से संबंधित आंदोलन था, उस आंदोलन के बारे में पूछा गया था। वन आंदोलन, तो वन आंदोलन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें एक चीज पढ़ लेना, जो आपके 1950 के बाद से संगठन बने हैं उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए, उन संगठनों के बारे में पढ़ लेना। मुश्किल से मेरे ख्याल में 15 के आसपास संगठन है, उन संगठनों को देख लेना, वहां से पूछा जा सकता है। आर्थिक विकास, जल विद्युत, औद्योगिकी, उद्यानिकी। जल विद्युत वाले में एक क्वेश्चन आता है कि ये 4-5 आपको दी जाएंगी, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहे हैं, उसमें बताना होगा कि कौन सा कहाँ पे, कौन सा कहाँ पे नहीं है। तो आपके वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपने पढ़ लेना। उद्यानिकी और पर्यटन नीति, कौन सी नीति कहाँ पे आई, ये नीतियों के बारे में बहुत पूछ रहे भाई सब, नीतियां देख लेना आप। नीतियां यानी कि जो 2020 के बाद उत्तराखंड की नीतियां आई हैं, 2020 के बाद उत्तराखंड की नीतियां आई हैं, उन नीतियों को देख लेना। ये स्मार्ट स्टडी है। ये जो नीतियां हैं आपकी किताबों में कम दी गई हैं, लेकिन प्रश्न इनसे ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नीतियों को अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। आप सरकारी वेबसाइट में जाना, खेल नीति कब आई है उत्तराखंड की, पहली खेल नीति कब आई थी, कृषि नीति कब आई है, कृषि नीति कब आई थी पहली वाली, उद्योग नीति कब आई थी, एमएसएमई नीति कब आई थी, आदि आदि नीतियों को देख लेना। 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हैं, ठीक। फिर उसके बाद कोई रिपोर्ट आई होगी हाल फिलहाल में, तो रिपोर्ट को देना, यानी कि कुल ये पूछेगा तो करंट अफेयर्स में से पूछ सकता है, ठीक। विकास परक योजनाएं, अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित योजनाएं, आदि आदि। समसामयिकी महत्वपूर्ण घटनाएं, समसामयिकी महत्वपूर्ण घटनाओं में 1-2 प्रश्न बनने की कोई गुंजाइश है। और खासकर इस बार का जो नेशनल गेम हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लेना। बजट में कुछ अगर नई योजना आई है तो बजट में उस योजना को देखना। बजट में आंकड़े नहीं पूछता, ये नहीं पूछेगा कि भाई महिला विकास के लिए कितना अलॉटमेंट हुआ है। वैसा एलोकेशन वाला क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक तो नहीं बने, क्या पता आ भी जाए, बट वैसे बनते नहीं आंकड़े वाले, अधिकतर बनते हैं योजना वाले क्वेश्चन यहाँ पर को बनते हैं, ठीक है। खेल कूद है मनोरंजन, खेल कूद है मनोरंजन का मतलब हो गया नेशनल गेम्स पढ़कर जाना अच्छे से। ओलंपिक जो हुए थे वो अच्छे से पढ़ लेना, आदि आदि। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है उसको देख लेना। इस तरह के जो 2-4 गेम है, इन गेम्स को पढ़कर जाना। आगे सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य बुद्धि परीक्षण से 25 नंबर का आएगा। जो लोग थोड़ा सा मैथ्स में कमजोर हैं उनको इससे हमेशा डर लगता है, लेकिन ऐसी कोई खास चीज़ में पूछता नहीं, हल्का हल्का पूछता है। शाब्दिक अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न आएंगे आपसे, ठीक है, यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप की आएगी इसमें। कार्य एवं वेतन, यानी कि इतने आदमी इतने दिन में इतना काम करते हैं तो कितने आदमी कितने दिन में करेंगे। समय और दूरी, 2 रेलगाड़ियां जा रही हैं, एक आगे एक पीछे, कौन सी कितनी है। एक बार है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है इसमें, एक बार अगर सीख लिया तो उसके बाद हर एग्जाम में आपका काम आना है। भारतवर्ष में कोई ऐसा एग्जाम शायद ही होगा जहाँ पे आपकी मैथ्स नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट ही पूछी जाती है, डायरेक्ट पूछी जाती है। जैसे यूपीएससी है, डायरेक्ट नहीं पूछता है तो फिर क्या करता है वो सी सेट में आपसे पूछ लेता है। तो ये आप थोड़ा सा देख कर जाना। इसमें क्या है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वही निर्भर करेगा आपकी प्रैक्टिस पे। कोई बच्चे ऐसे होंगे जो 25 में से 25 भी ले आते हैं, कई ऐसे होते हैं रीजनिंग में जो 25 में से आपकी क्या करते हैं, 25 में से उनको 10 नंबर 12 नंबर लाना भी बहुत भारी पड़ जाता है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। जिनकी अगर मैथमेटिक्स अच्छी नहीं भी है तो रीजनिंग तो अच्छे से करके ही आना। ये क्रम है, आगे कोई बैठा है, पीछे कोई बैठा है, कोई किसी के रिश्ते में क्या लगता है, आदि आदि छोटे छोटे प्रश्न तो आप करके ही आना। बिल्कुल ऐसा मत करना कि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मैं 25 में से केवल 8 ही प्रश्न करके आया, उसमें से भी 3 सही हुए, ऐसा मत करना, ठीक है। 25 में से कोई कोशिश करना कि कम से कम 15-16 क्वेश्चन आप मार के आओ, और कम से कम 15-16 में से आपके 10-12 नंबर आपके यहाँ तो कम से कम आए, कितना ही बुरा आप मैथ्स में तब भी हो, ठीक है। वरना पढ़ लोगे, कैलेंडर है, आसान है, यूट्यूब खोलना, कैलेंडर वाला चैप्टर देखना, कर लोगे, 3 दिन में लगते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तार्किक, व्यंग चित्र, आरेख आदि आदि आसान है, लेकिन अगर मुश्किल लग रहा है तो फिर भी ये कोशिश करना कि एवरेज प्रदर्शन इसमें आप कर दो। सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी में 20 नंबर का है। इंग्लिश मीडियम को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, हिंदी माध्यम वालों के लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कर ही लोगे। पर्यायवाची शब्द बचपन से पढ़ते आ रहे, विलोम शब्द, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी आदि आदि। उत्तराखंड में हर एग्जाम में आपके हिंदी आती है, कोई ऐसा एग्जाम उत्तराखंड में नहीं होगा जहाँ हिंदी नहीं आती है। हिंदी आपका क्या है, हिंदी आपका बिल्कुल ऐसा है कि आलू है कि किसी भी सब्जी के साथ खप जाता है, तो हिंदी आपकी हर जगह आती है, ठीक। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा इसका देखते हैं कि 60 दिन में भाई क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो 60 दिन में सबसे पहले तो ये कोशिश करो कि अभी तक अगर नहीं भी पढ़ा है, अभी तक खोली भी नहीं है किताब, तो क्या करना है, सबसे पहले तो ये सोचना है कि डैमेज कंट्रोल करना है। इतना तो कर लें कि एवरेज पास हो जाए किसी तरीके से हमारा, ठीक। पहली चीज है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परीक्षा वाणी पढ़ लेंगे, परीक्षा वाणी को पढ़ना शुरू कर देंगे।
बाकी दूसरा क्या करेंगे, हम बीएड के जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें बीएड के नोट्स पढ़ना शुरू कर देंगे। तीसरी चीज़ क्या है हमारा लूसेंट, वो पढ़ेंगे। चौथी चीज़ क्या है, हम अरिहंत की किताब आती है, किस चीज़ की किताब आती है, ये आती है आपकी करंट की, उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक, चौथी चीज़ें हो गई। पांचवी चीज़ फिर उसके बाद क्या आता है, हिंदी पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक, छठी चीज़ क्या होगी हमारे इसमें, रीजनिंग के लिए उपकार या अरिहंत कोई भी उठा लेना। ठीक है, या तो उपकार उठाना या अरिहंत उठाना। आप क्या करेंगे, परीक्षावाणी में से कुछ कुछ चैप्टर हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लेंगे। कुछ कुछ चैप्टर्स में क्या है, जैसे सबसे पहला चैप्टर इसमें है आपका, एक तो है वन लाइनर वाला आता है जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, सबसे पहला चैप्टर है। उस चैप्टर को पढ़ लेना अच्छे से, शुरू कर दो अभी से, उस चैप्टर को अच्छे से रगड़ डालो पूरा बढ़िया तरीके से। उसमें भले आपको 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 30 दिन लगे, उसको अच्छे से रगड़ना। उस चैप्टर को पढ़े बिना तो बिल्कुल जाना ही नहीं है, घर से बाहर निकलना ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला चैप्टर पढ़ लेना जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ लो। क्योंकि अब कई लोग कहते हैं ना उसको लास्ट में पढ़ो, लास्ट में पढ़ने का मतलब नहीं बनता, उसको लास्ट तक रखोगे तो टाइम ही नहीं है आपके पास, जबकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, इसमें आपने हिस्ट्री वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है। ये दो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपके काफ़ी सारे मार्क्स बन जाएंगे। तीसरा आपने क्या करना है, वन और वन आंदोलन वाला जो चैप्टर है 3-4 पेज है, वो 3-4 पेज पढ़ लेने हैं। चौथी चीज़ क्या करनी है, आपने ISFR की रिपोर्ट, इससे एक प्रश्न आपका बनेगा। पांचवी चीज़ जो है उत्तराखंड की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन देख लेना हल्का सा, इससे प्रश्न बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, बट फिर भी देख लेना। फिर इतना हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद छठा प्रश्न देख लेना आपने भूगोल वाला, छठा चैप्टर आपका भूगोल वाला हो जाएगा। भूगोल वाले में सब पढ़ लेना, भूगोल वाले में खासकर नदियां पढ़कर जाना, इस बार के लिए नदियां इंपॉर्टेंट है, नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियों को पढ़ लेना। सातवां चीज़ है संस्कृति वाला, संस्कृति वाला चैप्टर 3-4 पेज का है, उसको पूरा पढ़ लेना। इतना तो कम से कम पढ़कर ही जाना। बाकी फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, थोड़ा बहुत और इकोनॉमिक डेटा वेटा है, वो सब आप पढ़ सकते हो, बट इतना तो पढ़कर जाना ही कम से कम। और उसने कहा है कि संस्थान में पूछूंगा, संस्थान उसने अलग से मेंशन किया है, तो संस्थानों में क्या करना है, हर डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से संस्थान हैं उनको लिख लेना एक जगह पर, उनको रट लेना। इतना पढ़ लोगे, मुश्किल से 20 पन्ने भी नहीं है, अगर ये 20, 30, 40 पन्ने आपने पढ़ लिए तो आपका उत्तराखंड निकल जाएगा ऑलमोस्ट। जो वो बॉर्डर लाइन है ना जिसमें से आपको क्रॉस करना है, वो बॉर्डर लाइन आप क्रॉस कर जाओगे। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड में पिछले साल की PYQ देखना अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, CSET, UTET जहाँ भी आते हैं, CTET, UTET जो भी होता है उसमें जो जो PYQ आए हैं, PYQ देख लेना। PYQ में क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आप आराम से इसमें अगर पिछले साल के PYQ लगाकर चले जाते हो, पिछले साल के स्क्रीनिंग परीक्षा के, अभी जो हाल फिलहाल में लेक्चरशिप वाला हुआ था उसमें भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही है, वहाँ से आप थोड़ा पेपर क्वेश्चन देखते हो, थोड़ा क्वेश्चन आप CTET, UTET के देखते हो, तो आप ये मान के चलो कि आपका 50% तो वहाँ से ही कवर हो जाएगा। बाकी BED के नोट्स पढ़ लेना, जो जो दिए हैं आयोग, उन आयोगों को पढ़ना। इसमें थोड़ा सा मेहनत की जरूरत लगेगी, ये थोड़ा पेपर अच्छा बनता है इसका। ठीक, बाकी तीसरा लूसेंट वाला पोर्शन है, लूसेंट वाले पोर्शन को आप पढ़ लेना, जिसमें से आपका GS बनेगा। GS में से मार्क्स कम है GS के, बट फिर भी GS के क्वेश्चन जो है उनका लेवल हाई रहता है, तो GS थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। GS में क्या करोगे, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ना, अब अगर नहीं पढ़ने का मन है तो मत पढ़ना, छोड़ भी सकते हो GS। अब GS छोड़ दोगे तो फिर करोगे क्या, GS की जो लूसेंट है, ठीक है, GS की जो लूसेंट है ये वाली है MCQ वाली, ये लगाना शुरू कर दो बस। बाकी छोड़ दो, चलो अब वो आप नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, खत्म करो उसके बाद, बट लूसेंट की MCQ लगा लेना, इसको लगाकर जरूर जाना। ठीक है, फिर उसके बाद करंट अफेयर के लिए अरिहंत ले लो। अरिहंत आपने क्या करना है, अरिहंत जो है आपके पास जनवरी से लेकर दिसंबर से लेकर मार्च तक की जो है ये तो होनी चाहिए। ठीक है, अगर दिसंबर से लेकर मार्च तक की है तो वो तो पर मंथ की पढ़ना। उसके अलावा बाकी जो है, बाकी आप क्या कर सकते हो, जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक का एक वो ले लेना, जो उसका कंपाइलेशन आता है, कंपाइलेशन पढ़ लेना, काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी क्या करोगे, हिंदी में पिछले साल की PYQ लगाना, MCQs लगाना। हिंदी तो आप लोग को आती होगी, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली बात है नहीं, उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। हिंदी में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा अरिहंत की आती है, रीजनिंग की किताब आती है, दोनों टाइप की इसमें रीजनिंग होती है, अगर चाहो तो पढ़ लेना, या लूसेंट की आती है, चाहो तो पढ़ लेना। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें इन किताबों को छोड़कर सबसे अच्छा है टॉपिक वाइज क्या करना है, वीडियो देख लेना है यूट्यूब में। ठीक है, यूट्यूब में
वीडियो देख लेना, और यूट्यूब में जो वीडियो देखोगे उन्हीं वीडियो से अपनी तैयारी को करो, बाकी आलतू फालतू मत जाओ, कोचिंग वोचिंग के चक्कर में मत पड़ो। कोचिंग कई लोगों ने आपके क्रैश कोर्स निकालने का टाइम आया कि भाई 2 महीने का कोर्स है 5,000 रुपये दे दो, 2 महीने का कोर्स है 3,000 रुपये दे दो, और बच्चे जा रहे हैं भागे भागे जा रहे हैं। जब तुमने 6 महीने के कोर्स से तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ, फिर 2 महीने के कोर्स से 1 महीने के कोर्स से क्या ही फायदा हो जाना है ना। तो इसीलिए इतना सब कुछ दिया है। इसके अलावा कोई दिक्कत होगी तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, और मेल करना चाहो तो मेल भी कर सकते हो। मेलिंग आईडी आपके पास होगा, मेरा ईमेल आईडी, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा लिख लो, जॉब मेंटोर MENTOR जॉब मेंटोर job@gmail.com। ठीक है, इसमें आप मेल भी कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें आप लोग, धन्यवाद।